जनरेशन जी जिसे अक्सर कुछ न कहने वाला कहा जाता था, आज वही जनरेशन जी सड़कों पर है और अपना लोहा आप मनवा रही है। मैं हूं खालिद जमील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फैक्टोनरी, जिस पर आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जनरेशन जी अपना लोहा आप मनवा रही है। जब इक़्तिदार पर काबिज लोग खुद को कानून से बालातर समझने लगे और आवाम की ज़िंदगी बेहतर करने के बजाय सिर्फ अपने ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाए तो गुस्सा नागज़ीर हो जाता है। यही वो पस मंज़र था जिसने नेपाल के नौजवानों को पुरअमन एहतजाज से लेकर बड़े पैमाने तक बगावत तक पहुँचाया। नेपाल में नौजवानों के एहतजाज की असर जड़ सिर्फ सोशल मीडिया पाबंदी नहीं थी, बल्कि वो ज़ख्म थे जो बरसों से आवाम सह रहे थे। बदउनवानी, बेरोजगारी और मुल्क में सियासी ताकत एक महदूद तबके के हाथ में है। वही चंद खानदान जो बार बार इक़्तिदार में आते हैं और अपनी औलादे और करीबी साथियों को अहम ओहदों पर बिठाते हैं। दूसरी तरफ आम नौजवानों के लिए रोजगार के मौके सुकड़ते जा रहे हैं। 2024 में नेपाल की नौजवान बेरोजगारी की शरह 20% से ऊपर थी, यानी हर 5वां नौजवान बेरोजगार। नेपाल की तारीख में पहली बार मुल्क का सियासी मंजरनामा नौजवानों के हाथों में आता दिखाई दिया। वही नस्ल जिसे अक्सर कुछ न करने वाली, सोशल मीडिया पर वक्त जाया करने वाली कहा जाता था, जनरेशन जी अब सड़कों पर है। स्कूल यूनिफॉर्म में तलबा, कॉलेज के नौजवान और आम शहरी हाथों में पोस्टर और बैनर उठाए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये एहतजाज सिर्फ हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि उस पुरानी सियासी सोच के खिलाफ है जो दहाइयों से इक़्तिदार के ईवानों पर काबिज है। नौजवानों का ये कदम वाज़ेह पैगाम देता है कि वो सिर्फ डिजिटल दुनिया में नहीं बल्कि हकीकी दुनिया में भी तब्दीली लाना चाहते हैं, और अगर उनकी बात ना सुनी गई तो वो पूरे निज़ाम को हिला कर रख सकते हैं। नेपाल की सियासत का ये लम्हा तारीखी था। बरसों से इक़्तिदार के मरकज़ में मौजूद के.पी. शर्मा, जो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके थे, अवामी दबाव के सामने आखिरकार झुक गए। एहतजाज इब्तदा में सिर्फ सोशल मीडिया पाबंदी के खिलाफ था, लेकिन जैसे जैसे ये तहरीक फैली, ये हुकूमत की नाकामियों का इस्तारा बन गई। बदउनवानी, बेरोजगारी और अवामी मसाइल से बेहिसी ने लोगों के सब्र को ख़त्म कर दिया। जब पुलिस ने पुरअमन मुज़ाहिरीन पर गोलियां चलाई तो अवामी गुस्सा मजीद बढ़ गया। नतीजा ये निकला कि वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाद मुज़ाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्लियामेंट के सामने जलाओ गिराव हुआ और आखिरकार हुकूमत गिर गई। के.पी. शर्मा के इस्तीफे का ऐलान सिर्फ एक शख्स के जाने का नहीं बल्कि इस पूरे सियासी ढांचे पर अदम एतमाद का इजहार था। ये पैगाम था कि अब पुरानी सियासत और घसे पिटे चेहरों के लिए अवाम में जगह कम पड़ गई है। ये भी साबित हुआ कि अगर अवाम मुत्तहिद हो तो वो सबसे ताकतवर मनसब को भी चैलेंज कर सकते हैं। इस इस्तीफे के बाद नेपाल में एक नए बाब का आगाज होने की उम्मीद जागी, लेकिन साथ ही ये सवाल भी खड़ा हुआ कि क्या सिर्फ एक वज़ीर आज़म के जाने से निज़ाम बदलेगा या गहरे और देरपा इस्लाहात जरूरी हैं। नेपाल के एहतजाज उस वक्त नुक्ता अरूज पर पहुँच गए जब अवामी गुस्सा इमारतों की दीवारों से टकरा गया। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह और पार्लियामेंट के सामने वो देखने को मिले जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। लाखों नौजवान और शहरी जो दिनों में पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पुलिस की गोलियों और आंसू गैस के बाद अपने गुस्से पर काबू न रख सके। जलाओ गिराव शुरू में हुआ, सरकारी इमारतों के दरवाजे तोड़ दिए गए और पार्लियामेंट की बात फलांग कर लोग अंदर पहुंच गए। कुछ ही घंटों में वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह और पार्लियामेंट के हिस्से शोलों में घिर गए। ये मंजर सिर्फ एक इमारत के जलने का नहीं था बल्कि अवामी एतमाद के जलने का था। ये आग दरअसल इन तमाम सालों की मायूसी, बदउनवानी और नजरअंदाजी की इलामत बन गई। अवाम का कहना था कि अगर उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं तो वो ताकत के मराकज़ को गिरा देने की सलाहियत रखते हैं। इस लम्हे ने नेपाल की सियासी क़यादत को वाज़ेह पैगाम दिया कि ताकत के ईवान अब महफूज नहीं रहे। आलमी मीडिया ने इसे नेपाल के जदीद सियासी दौर का सबसे बड़ा अवामी रद्द-ए-अमल करार दिया। इस मंजर ने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, अगर किसी हुकूमत ने नौजवानों और अवामी मसाइल को मुसलसल नज़रअंदाज किया तो नतीजा किस कदर तबाहकुन हो सकता है। नेपाल के एहतजाज का सबसे खौफनाक और अफसोसनाक मोड़ वो था जब पुलिस ने पुरअमन मुज़ाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग कर दी। इब्तदा में पानी के कैनन, आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल हुआ, मगर जैसे जैसे हजूम बढ़ता गया सिक्योरिटी फोर्सेस का रद्द-ए-अमल भी ज्यादा सख्त होता गया।
फिर अचानक गोलियों की थरथराहट गूंजी। ये रबड़ की नहीं बल्कि असल गोलियां थी। लम्हों में एहतजाज का मंजर मैदान जंग में बदल गया। 19 नौजवानों की जिंदगी इसी लम्हे खत्म हो गई, जिनमें से एक 12 साल बच्चा भी शामिल था और सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए। ये सानिया मुल्क के हर कोने में गम और गुस्से की लहर दौड़ा गया। आम लोगों के लिए ये वाज़ेह पैगाम था कि हुकूमत सिर्फ सोशल मीडिया बंद करने पर नहीं बल्कि आवाम की आवाज़ दबाने के लिए भी ताकत इस्तेमाल कर रही है। इस खूनरेज़ी ने अवामी एहतजाज को मज़ीद तेज कर दिया और सड़कों पर पहले से ज्यादा लोग निकल आए। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी इस वाक़े को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। नेपाल के हुक्मरानों पर दबाव बढ़ गया। ये लम्हा नेपाल की सियासत में एक ऐसा मोड़ था जिसके बाद वापसी मुमकिन न रही, क्योंकि जब अवाम के खून से जमीन रंगीन हो जाए तो फिर मुतालबात खत्म नहीं बल्कि मज़ीद सख्त हो जाते हैं। 8 सितंबर 2025 नेपाल की सियासी तारीख में एक अहम दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। इसी दिन हजारों नौजवानों ने स्कूल और कॉलेज की यूनिफॉर्म पहने काठमांडू की सड़कों पर कदम रखा। ये एहतजाज सिर्फ अचानक भड़कने वाला नहीं था बल्कि महीनों की मायूसी, बेरोजगारी और बदअनवानी के खिलाफ जमा होने वाला लावा था जो इस दिन फट गया। इस मुजाहरे की तंजीम एक गैर सरकारी इदारे हामी नेपाल ने की थी, जिसने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर नौजवानों को इकट्ठा किया। मुजाहिरीन के गुस्से का महवर सिर्फ सोशल मीडिया पाबंदी नहीं रहा बल्कि पूरे निज़ाम, सियासतदानों की बदअनवानी और दहाइयों की नाइंसाफियों के खिलाफ नफरत में तब्दील हो गया। पथराव, जलाओ और सरकारी इमारतों पर हमले इसी लम्हे शुरू हुए। ये तब्दीली दरअसल इस बात का इशारा थी कि आवाम का सबर ख़त्म हो चुका है और वो अब अपनी ताकत के जरिए तब्दीली लाना चाहते हैं। नेपाल की हालिया तारीख में सबसे ज्यादा इश्ताल अंगेज कदम हुकूमत का वो फैसला था जब उसने तकरीबन तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और ट्विटर सब बंद कर दिए गए। सिर्फ टिकटॉक बाकी रह गया। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि इन प्लेटफॉर्म ने मकामी रजिस्ट्रेशन के कवानीन की पाबंदी नहीं की और इन पर नफरत अंगेज मवाद, जाली खबरें और साइबर क्राइम फैलाए जा रहे हैं। लेकिन अवाम ने इसे आज़ादी इजहार और कम्युनिकेशन पर हमला समझा। नेपाल के लाखों नौजवान अपनी रोजमर्रा की मालूमात, तालीम, कारोबार और तफरीह के लिए इन्हीं प्लेटफॉर्म पर इन्हसार करते थे। सियाहत, छोटे कारोबार और गैर मुल्की मुलाजमत करने वाले नेपालियों के लिए ये ऐप जिंदगी की लाइफ लाइन थी। इस अचानक पाबंदी ने सिर्फ ऑनलाइन कम्युनिकेशन को नहीं रोका बल्कि रोजगार, कारोबार और मुल्की मईशत को भी बराह रास्त मुतासिर किया। टिकटॉक को बाकी रखकर हुकूमत ने नौजवानों में ये तासुर और गहरा कर दिया कि शायद ये कदम सियासी मकासद और कंट्रोल के लिए उठाया गया है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पाबंदी ने एहतजाज की चिंगारी को शोले में बदल दी और लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। नेपाल के माशी बहरान ने नौजवानों को एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर डाल दिया है जिसका सोचना भी मुश्किल है। रोजगार के मौके खत्म होने और मुल्की मईशत को जमूद के बाईस हजारों नौजवान बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हो गए। नेपाल के नौजवानों के दिलों में सबसे गहरा जख्म वो तजाद है जो उनके सामने सोशल मीडिया पर आया हुआ। एक तरफ वो खुद बेरोजगारी, महंगाई और हिजरत की अजियत झेल रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के मुल्क के हुक्मरान के बच्चे बैरून मुल्क तालीम, महंगी गाड़ियाँ और ऐशो इशरत के मजे लूट रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जब सियासतदानों के बच्चों की तस्वीरें वायरल हो, लग्जरी कारें, महंगी बैग और बैरून मुल्क छुट्टियां, तो आम लोगों के दिलों में ये एहसास और गहरा होगा कि इक़्तिदार सिर्फ एक तबके की विरासत बन चुका था। यही वो पस मंजर था जिसने नेपो किड्स और नेपो बेबी जैसे हैशटैग को नेपाली सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना दिया। मुजाहिरों में भी नौजवान पोस्टर उठाए नजर आए जिन पर लिखा था, सियासतदानों के बच्चे गुच्ची बैग लेकर आते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूत में वापस आते हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि पूरे निज़ाम पर एक कड़वा तंज सा। नौजवानों ने कहा कि अगर उनकी मेहनत के टैक्स से बनने वाली दौलत का ये हाल है तो फिर वो इस निज़ाम को बदल कर रहेंगे। यही एहसास एहतजाज के दौरान एक बड़ी कुव्वत बना और लोगों ने ये तय कर लिया कि अगर मसावत नहीं मिलेगी तो इक़्तिदार का ये खौफ तोड़ना ज़रूरी है। नेपाल की मईशत का सबसे रोशन पहलू उसकी सियाहत है। हिमालय की बर्फों, चोटियाँ, बुद्ध मत के तारीखी मकामात और कुदरती मनाजिर की वजह से हर साल लाखों गैर मुल्की सियाह यहाँ आते हैं। मगर जब हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई तो सबसे पहला धचका सियाहती शोबे को लगा। होटलों, ट्रैवल एजेंसियों, गाइडर्स और एडवेंचर कंपनियां सब अपनी मार्केटिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए करती थी।
پابندی کے بعد بکنگ کم ہو گئی، غیر ملکی سیاحوں سے رابطہ مشکل ہو گیا اور چھوٹے کاروبار سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ نیپال میں جب سوشل میڈیا پابندی، پولیس کی فائرنگ اور نوجوانوں کے احتجاج نے شدت اختیار کی تو یہ خبر سرحدوں سے نکل کر دنیا بھر کے میڈیا تک پہنچ گئی۔ عالمی اخبارات، ٹی وی چینل اور آن لائن پلیٹ فارم پر نیپال کے حالات نمایاں کوریج ہونے لگی۔ بی بی سی، الجزیرہ، نیو یارک ٹائمز اور بھارتی میڈیا کے بڑے اداروں نے مسلسل رپورٹنگ شائع کی۔ فوٹو جرنلسٹ نے سڑکوں پر بہتے آنسو گیس کی دھوئیں، زخمی نوجوان اور پولیس حملوں کی تصویریں پوری دنیا تک پہنچائیں۔ عالمی میڈیا نے نہ صرف نوجوانوں کے مطالبات کو جگہ دی بلکہ حکومت کی سختی کو بھی بے نقاب کیا۔ اس توجہ کا اثر یہ ہوا کہ نیپال کے اندر بھی عوام کو حوصلہ ملا اور احتجاج مزید منظم ہو گیا، کیونکہ انہیں لگا کہ ان کی آواز اب دنیا تک پہنچ رہی ہے۔ نیپال میں نوجوانوں کے احتجاج اور پولیس تشدد کے بعد انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی حرکت میں آ گئی۔ ان تنظیموں نے نہ صرف فائرنگ اور گرفتاریوں پر سوال اٹھائے بلکہ فوری تحقیقات اور متاثرین کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ اور خطے کے کئی ممالک نے بھی کھل کر نیپالی حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ پرامن احتجاج کرنے والوں کے خلاف طاقت کا استعمال بند کرے اور بنیادی حقوق کا احترام کرے۔ عالمی دباؤ اور بیانات کی وجہ سے حکومت کے لیے حالات مزید مشکل ہو گئے۔ ایک طرف اندرونی احتجاج بڑھ رہا تھا، دوسری طرف باعث شدید تنقید ہو رہی تھی۔ اس دو طرفہ دباؤ نے حکمران طبقے کی پوزیشن کمزور کر دی اور بالآخر انہیں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی اور وزراء نے استعفے دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ سب سے پہلے وزیر داخلہ نے اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ دیا تاکہ عوام غصہ کم ہو سکے۔ اس کے فوراً بعد دیگر وزراء پر بھی دباؤ بڑھا اور وہ بھی یا تو مستعفی ہونے لگے یا اپنے عہدوں سے دستبرداری کا عندیہ دینے لگے۔ حکومت نے پابندی والے بیشتر سوشل میڈیا پلیٹ فارم بحال کرنے کا اعلان بھی کیا، لیکن احتجاج کی شدت پھر بھی کم نہ ہوئی۔ یہ استعفے عوام کے لیے ایک علامتی فتح تھے، کیونکہ برسوں سے ایک جیسے چہرے اقتدار کی ایوانوں میں براجمان تھے۔ لوگوں کو پہلی بار لگا کہ ان کی اجتماعی طاقت واقعی حکومت کو جھکا سکتی۔ وزراء کے استعفے دراصل اس بات کا اعتراف بھی تھے کہ پالیسیوں میں سختی اور نوجوانوں کی آواز دبانا ایک بڑی سیاسی غلطی تھی۔ اس دباؤ نے بالآخر وزیر اعظم کو بھی مستعفی ہونے پر مجبور کیا اور یوں نیپال کی سیاست ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی۔ نیپال کے حالیہ واقعات نے ایک طاقتور سبق دیا ہے کہ اگر کسی ملک میں برسوں سے بڑھتی ہوئی بدعنوانی، بے روزگاری، عدم مساوات اور اظہار رائے پر پابندی کو نظر انداز کیا جائے تو آخرکار عوام کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ یہ صرف نیپال کی کہانی نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے ایک وارننگ ہے۔ نوجوان طبقہ آج زیادہ باشعور، منظم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے جڑا ہوا ہے، اس لیے وہ اپنے حقوق اور مواقع کے لیے سب سے پہلے زیادہ آواز بلند کر رہا ہے۔ خطے کے دوسرے ممالک بھی اس مثال سے سیکھ سکتے ہیں کہ حقیقی تبدیلی صرف طاقت کے بل پر نہیں بلکہ میرٹ اور عوامی شمولیت کے ذریعے آتی ہے۔ نیپال کے تجربہ یہ بھی بتاتا ہے کہ مسائل کا حل جمہوریت سے باہر نہیں بلکہ جمہوری نظام کے اندر رہ کر اصلاحات کرنے میں ہے۔ اگر ریاستیں نوجوانوں کی بات سنیں، ان کی توانائی مثبت سمت میں استعمال کریں اور کرپشن پر قابو پائیں تو معاشرتی استحکام اور ترقی دونوں حاصل ہو سکتے ہیں۔